सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक, विकसित भारत की परिकल्पना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने विकसित राज्य के लिए विकसित भारत 2047 विषय पर व्यापक विचार विमर्श किया। यानी 2047 में जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, उस वक्त हम पूरी तरह से विकसित होंगे। और विकास की इस यात्रा में राज्यों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब राज्य विकास करेंगे तभी देश विकास करेगा। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली मौजूद हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत सुर्खियों में आपका। नमस्कार हर्ष, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपसे सवाल यह है कि सबसे पहले कितनी अहम होती है गवर्निंग काउंसिल की बैठक नीति आयोग की, और राज्यों की भूमिका के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नीति आयोग का जो रोल है, नीति आयोग का जो अपना भाग है देश को आगे बढ़ाने में, वो हम सब जानते हैं कि नीति आयोग ने क्या क्या आर्थिक नीतियां आगे देश के लिए ले डाउन करी हैं, आगे क्या परिप्रेक्ष्य रखा है नीति आयोग ने। अब ये जो गवर्निंग काउंसिल होती है, जब बैठती है तो ये नीति आगे की क्या रहेगी आने वाले कुछ वर्षों की, उसको तय करती है। पहली बात तो ये रही। अब जब आपने राज्य की बात करी कि विकसित राज्य विकसित भारत के लिए, ये इसका थीम था आज का, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर सबके सब मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे। और इसका महत्व मैं इस प्रकार से देखता हूं कि हमारा शरीर है, उस शरीर के विभिन्न अंग हैं। हमारी 2 बाहें हैं, 2 टांगे हैं, सर है, हमारा पेट है, हमारी छाती है। अब हमारा शरीर आप लगा लीजिए भारत है, और ये उसके विभिन्न अंग हैं। तो शरीर किससे बनता है? शरीर के अंगों से बनता है। अगर शरीर के अंगों को निकाल दें तो शरीर नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि विकसित भारत की जब भी बात की जाती है तो उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो भूमिका है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अगर हम बोलें कि रोल है, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि उसके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप राज्य अगर प्रगति करेगा, केंद्र शासित प्रदेश अगर प्रगति करेगा, तभी देश प्रगति करेगा। और 2047 के लक्ष्य तक अगर हमें पहुंचना है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए राज्यों का सारा समीकरण, राज्यों को इंक्लूड करके चलना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत देखिए एक बहुत बड़ा देश है, और इसमें 30 से भी अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं राज्यों की, अलग अलग उनकी आर्थिक स्थितियां भी हैं। और अगर पर कैपिटा इनकम की भी बात करें तो अलग अलग है। देश की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है राज्यों का, वो भी अलग अलग है। तो क्या कोई ऐसा इकोसिस्टम बन सकता है जो बेहद सक्षम हो, और साथ ही जिस पर अभी हम चल रहे हैं, देश चल रहा है, सर्विसेज सेक्टर की बात करें, एमएसएमई की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें राज्य आपस में तालमेल कैसे बैठाए और एक दूसरे से एक स्वस्थ कंपटीशन कैसे करे? वो देखिए, 2 तरीके के समीकरण मैं यहां देखता हूं जो आपने बात पूछी। पहला, एक राज्य से दूसरे राज्य का समीकरण, मतलब एक राज्य जो उसके अड़ोस पड़ोस में राज्य है, मान लीजिए हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ में दिल्ली है, उसके साथ में राजस्थान है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश जाएं, वहां पर साथ में छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र दूर नहीं है। तो हम एक तो पड़ोस के राज्य से होता है। इससे भी ज्यादा जरूरी समीकरण बनता है जो केंद्र के साथ बनता है। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की जब गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है तो राज्यों को किस प्रकार कोऑर्डिनेशन करना है सेंटर के साथ। हमारा एक फेडरल सिस्टम है, हम सब जानते हैं, यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं, उनको इंडिपेंडेंस दी जाती है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश छोड़ दें, जो कि केंद्र द्वारा नियंत्रण करा जाता है, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर मौजूद रहता है, पर बाकी राज्य देखें तो उनको बहुत हद तक स्वतंत्रता मिलती है। तो केंद्र की जितनी भी नीतियां हैं उनको जमीनी तौर पर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी, जमीनी तौर पर उनका लाभ लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य की बन जाती है। तो देखिए, अगर केंद्र नीति बनाए और राज्य उसको धरातल पे ना लेकर आए
तो उस नीति का कोई लाभ नहीं होता है। तो इसलिए इस प्रकार की जब भी मीटिंग होती है और जब भी सारे के सारे मुख्यमंत्री और एलजीज आते हैं, वहां बैठते हैं, तो इस बात पर विचार किया जाता है। दूसरी, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि हर राज्य की क्षमता अलग अलग है। अब आज की मीटिंग में आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही काम की बात उन्होंने करी है, वो ये करी है कि हर राज्य को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहिए, कि हर राज्य में एक ऐसा कम से कम स्थान हो, एक से ज्यादा हो तो सोने पे सुहागा है, पर कम से कम एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर वो राज्य ये कह सके कि ये केवल हमारे यहाँ है। अगर आपको विदेश से टूरिस्ट आ रहा है या हमारा अपना भारत का टूरिस्ट है, इस चीज को देखने के लिए आपको यहाँ आना ही आना पड़ेगा। तो ये इस बात को जतलाता है कि एक सामूहिक विकास और सामायिक विकास प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कोई भी राज्य पिछड़ा ना रहे। हम ये जानते हैं कुछ राज्य पावर हाउस हैं, महाराष्ट्र ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हर राज्य की जीडीपी अलग है, हर राज्य की, उसको हम जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हर राज्य की अलग अलग है। तो उसको देखते हुए राज्यों में आपको जो आर्थिक विकास है और जिस प्रकार का ह्यूमन कैपिटल हर्ष वहां पर है, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हर राज्य में स्किल्ड वर्कफोर्स अलग अलग प्रकार का है। तो प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हम अगर विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो ये नहीं कि 4-5 राज्य मिलकर भारत को विकसित देश तक पहुंचा दे, इसमें हर राज्य की भूमिका, हर केंद्र शासित प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक सामायिक तरीके से, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। और जब भी कोई नीति बनाई जाए तो अगर कोई ऐसा राज्य है जहां पर मान लीजिए किसी चीज की कोई कमी है या वहां कोऑर्डिनेशन में कमी दिख रही है या उसको लग रहा है कि उसको किसी नीति को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत हो रही है या उसकी कोई और समस्या है, उसको सुनकर, उसको साथ लेकर तब ये नीति बनाई जाए तो वो नीति ज्यादा कारगर साबित होगी। ऐसा गवर्निंग काउंसिल का मंशा होती है। और जब सब लोग एक साथ बैठते हैं, लाजमी बात है जब सब बैठेंगे तो मान लीजिए XYZ राज्य के मुख्यमंत्री बैठे हैं तो वो अपनी समस्याएं सामने रखेंगे कि साहब हम भी विकसित होना चाहते हैं पर हमारे सामने ये समस्या है। तो पूरा का पूरा नीति आयोग बैठ के उस समस्या को डिस्कस करा जाता है, सुझाव लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी हम सब जानते हैं कि सुझाव के लिए हमेशा ही वो खुले रहते हैं, वो सुझाव वेलकम करते हैं जब भी कहीं से सुझाव आए और उस सुझाव को बाकायदा वो वेटेज देते हैं। तो सब जगह से सुझाव आते हैं और उसके आधार पर नीति बनाई जाती है। अब जब ऐसी नीति हर्ष बनती है तो उसको अंग्रेजी में एक शब्द होता है फुल प्रूफ। ऐसी नीति बिल्कुल कारगर साबित होती है, वो तीर जिसे कहते हैं निशाने पे जाकर लगता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इसी प्रकार सब राज्य मिलकर एक साथ बैठते रहे तो, हालांकि मैं थोड़ी बड़ी बात कहने जा रहा हूं, मुझे 2047 भी दूर की कौड़ी लगती है, ये और जल्दी हम इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात शरद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन स्थल अगर विकसित होंगे तो आप ये देखिए कि कुछ राज्य ज्यादा स्किल्ड हैं, कुछ राज्य कम स्किल्ड हैं, वर्कफोर्स की भी आपने बात की, लेकिन हम ये भी देखते हैं, और क्या इसे हम चुनौती के तौर पर देख सकते हैं, ये सवाल है मेरा इस बात को लेकर कि कुछ राज्यों से वर्कफोर्स का पलायन भी होता है दूसरे राज्यों में। तो हम देखते हैं कि एक राज्य से लोग निकले और दूसरे राज्य में चले गए। ऐसे में जिस राज्य से पलायन होता है वहां की अर्थव्यवस्था या वहां की मूलभूत सुविधाएं थोड़ी कमतर नहीं हो जाती? बिल्कुल हो जाती हैं। इनफैक्ट ये जो मैं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा हूं स्टेट्स की, इसका एक लक्ष्य बिल्कुल ये है। आप देखिए कि बिहार है, यूपी का कुछ हिस्सा है, बंगाल है, कुछ राज्य ऐसे जहां से वर्कफोर्स निकल के अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाके रहती हैं। महाराष्ट्र चले गए, दिल्ली में आपको बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स मिलेंगे। तो ये इस बात को जतलाता है कि उस राज्य में शायद उतनी सुविधाएं या रोजगार पैदा करने की या अपनी रोजी रोटी कमाने की उतनी सुविधाएं उनको ऐसा लगता है कि नहीं है। तो राज्यों की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि वो इस प्रकार से अपना विकास करें कि उनके यहां से पलायन ना हो। दूसरी अहम बात जो हर्ष मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगा वो ये है कि बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो सरकार कर रही है, बड़े पैमाने पर इस समय सड़कें, ब्रिज, रेलवे स्टेशन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स नए नए बनाए जा रहे हैं। उनका जो पेनिट्रेशन है, उनकी जो रीच है, वो हर राज्य के कोने कोने तक पहुंचे। क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट ज्योग्राफिकली भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि देश के उत्तर का हिस्सा या देश के पश्चिम का हिस्सा ज्यादा विकसित है, देश के साउथ में कुछ राज्य ज्यादा विकसित है, नॉर्थ ईस्ट में कोई 1-2 विकसित है, ऐसा नहीं होगा। आप विकसित भारत पूरा विकसित भारत कहलाएगा। विकसित भारत हम ये नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र विकसित है या तमिलनाडु विकसित है या दिल्ली विकसित है। विकसित भारत की तस्वीर जब हम खींचते हैं तो हम हर राज्य के ऊपर फोकस करते हैं। प्रधानमंत्री जी की मंशा ये है कि ये बुनियादी ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो सरकार ने दिया है इतना बड़ा पिछले 11 सालों में, उसका लाभ
पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक मिलना चाहिए। और हर्ष, एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप देखें कि अगर आप उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो आपको जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं राज्यों के, वो भी आपको अलग अलग, कहीं पर माइनिंग ज्यादा है, कहीं पर कृषि के लिए जमीन बहुत उपजाऊ है, कहीं पर आपको समुद्री जो है वो ट्रेजर्स मिलते हैं समुद्र से संबंध। तो हर राज्य की अपनी अपनी, हम लोग अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मतलब हर राज्य के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसको विशेष बनाता है। आज आप उदाहरण लें फ्रांस का, पेरिस में हमारे श्रोता जो गए हुए हैं, वहां पर आईफल टावर है। आप देखिए दुनिया भर से जो टूरिस्ट आता है वो कुछ तो खास आईफल टावर के लिए आएगा, और जो फ्रांस जाएगा वो आईफल टावर को मिस नहीं करेगा। इसी प्रकार भारत में अगर हम इस प्रकार से हर राज्य में कोई ना कोई ऐसी जगह हो, तो आप सोचिए कि हम कितनी इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहां पर खड़ी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने आज ये एक नया उसमें चैप्टर जोड़ा है कि विकसित राज्य और विकसित भारत। आज तक हम विकसित भारत की बात करते थे तो पूरे भारत की बात करते थे, पर इसको मैं माइक्रो मैनेजमेंट कहता हूं कि हर राज्य में जाके, हर केंद्र शासित प्रदेश में जाके उसकी एक मैनेजमेंट में टर्म होता है बड़ा इंटरेस्टिंग, जो यहां पर उसको हम कहते हैं SWOT, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये देखने वाली बात है कि हर राज्य की स्ट्रेंथ क्या है, हर राज्य की वीकनेस क्या है, हर राज्य के पास अवसर क्या है, अपॉर्चुनिटी। और अगर उस राज्य को महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई दिक्कत है, चैलेंज कहता हूं, थ्रेट नहीं मैं यहां इस्तेमाल करता, पर मैं कॉन्सेप्ट वो ले रहा हूं, तो वो चैलेंज का भी, तो इस गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में इन सबका समावेशी रूप से पूरा टेबल पे रखी जाती है, उस पर डिस्कशन होता है, बाकायदा उसका डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और उस डॉक्यूमेंट को हर्ष क्रियान्वित किया जाता है, बाद में उस पर काम किया जाता है, उसको ठीक करने की, या उसको उसके ऊपर रिसोर्सेस चाहिए वो देने की, उसके ऊपर कोई कमेटी बनानी है, उसको कैसे आगे ले जाया जाए। क्योंकि हमारा समय 2047 का, आज हम 2025 में है। मैथमेटिकल रूप से देखें तो हमारे पास 22 साल बचे हैं। 22 साल सुनने में बहुत लगते हैं, पर भारत जैसे बड़े देश में 140-45 करोड़ जहां आबादी हो, मुझे लगता है कि 22 साल कब बीत जाएंगे हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास समय कम है और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक भी दिन इसमें जाया नहीं जाना चाहिए, और ये जितनी तेजी से विकास होगा उतना अच्छा है। और हम पहले से ही अमृत काल में तो चल ही रहे हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने की, और वो महिलाओं को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि सभी से कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून और नीतियां बनाई जानी चाहिए ताकि महिलाओं को कार्यबल में सम्मान पूर्वक शामिल किया जा सके। यानी कि भारत जो 2047 में पूर्ण रूप से विकसित होगा, जिसमें राज्यों की विशेष तौर पे भूमिका होगी, और जो राज्य नए काम करेंगे, इनोवेटिव आइडियाज के साथ नवाचार करेंगे, उसमें महिलाओं को भी शामिल करें ताकि नए आइडियाज भी आए। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, और इसलिए जरूरी है। अभी आज वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन हम कहते हैं, WFP एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम अर्थशास्त्र में। उसमें अगर आप महिलाओं का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो महिला वर्कफोर्स करीब 30%, 30-35% के बीच में उनका पार्टिसिपेशन रहता है। हमारी आधी आबादी है महिला, तो कायदे से 50-50 होना चाहिए। महिलाओं में मैं मानता हूं हर्ष कि ये क्षमता होती है कि वो साथ में घर का भी ध्यान रख सकती हैं और साथ साथ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो यहीं से प्रधानमंत्री जी की ये बात निकल के आती है कि अगर ये महिला वर्कफोर्स भी रिस्पेक्टिवली अगर जुड़ जाए पूरे के पूरे इकोनॉमिक साइकिल से, पूरे की पूरी इकोनॉमिक प्रक्रिया से, आदर सहित, जहां महिलाओं की आदत हो, आदर भी हो, और लोगों को काम करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाए, लोगों को महिलाओं को आगे लाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, और महिलाएं भी खुद बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें, मैं समझता हूं विकसित भारत की पहुंचने की रफ्तार मेरे हिसाब से करीब 10 से 20% बढ़ जाएगी। तो बहुत ही प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बात उठाई है, मैं समझता हूं अगर महिलाएं हमारे इस कार्यक्रम को सुन रही हैं और प्रधानमंत्री जी के इस संदेश को वो जिस तरीके से लें, तो उनको तो कल से ही सुबह से कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया निकालना चाहिए कि वो ना केवल अपने घर में आर्थिक रूप से योगदान दे, बल्कि देश की प्रगति में भी हिस्सा बने। बिल्कुल शरद जी, आपका आकाशवाणी में आने और सुर्खियों में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक विकसित भारत की परिकल्पना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।